हेलो स्टूडेंट, आज अपन शासन के अंग में यानी सरकार के जो 3 अंग होते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनमें से अपन व्यवस्थापिका के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि राज्य निर्माण के लिए या राज्य के गठन के लिए जो 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार और संप्रभुता। तो उनमें से सरकार सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो इसलिए क्योंकि वो राज्य की इच्छा को अभिव्यक्त करता है। कैसा राज्य है? निरंकुश राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य है, या फिर राजतंत्रात्मक राज्य है, लोकतंत्रात्मक राज्य है। इसकी अभिव्यक्ति या इसका रूप अपने को सरकार के रूप में या सरकार के जो कार्य होते हैं उनमें देखने को मिलता है। एक तरीके से राज्य के माध्यम से राज्य है वो सरकार के माध्यम से ही अपने जो भी आदेश है उनको जारी करना या उनको लागू करना, उनको क्रियान्वित करना, ये सब कार्य करता है। तो सरकार यदि अपन देखें तो सामान्यतः 3 प्रकार के कार्य करती है: कानून बनाना, उन्हें क्रियान्वित करना, और जो व्यक्ति उनका पालन नहीं करे कानूनों का या उनको लागू नहीं करे उन्हें क्या दंड देना। इन 3 कार्यों के आधार पर सरकार के भी 3 अंग हो जाते हैं: व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें क्रियान्वित करती है और न्यायपालिका उनकी व्याख्या करेगी और साथ ही उल्लंघन करने वालों को दंड भी देती है। ये देखिए, इस तरीके से सरकार के कार्यों का जो विभाजन किया गया, एक तरीके से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार किया गया। राजनीति विज्ञान में अपन पढ़ते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था, जिन्होंने ये कहा कि यदि राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति के जो ये कार्य है वो सरकार के किसी एक ही अंग में सौंप दिए जाए तो वो अंग क्या बन सकता है? निरंकुश बन सकता है। क्योंकि यदि व्यवस्थापिका ही कानून बनाए, वही उनकी क्रियान्विति करे और वही देखें कि ये गलत है या सही, तो फिर व्यवस्थापिका क्या हो सकती है? निरंकुश हो सकती है। इसलिए अलग अलग विभाजन करके इनका कार्यों का क्या कर दिया गया? पृथक्करण कर दिया। लेकिन अपन देखते हैं कि वर्तमान में विधि निर्माण का कार्य यदि विधानमंडल का है, व्यवस्थापिका है, लेकिन उसके साथ साथ विधानमंडल या व्यवस्थापिका अन्य कार्य भी करती है, और कार्यपालिका का कार्य मात्र उनकी क्रियान्विति है। जबकि वर्तमान में देखा जाता है कि कार्यपालिका ही विधेयकों को तैयार करती है या कार्यपालिका ही कानूनों का एक तरीके से निर्माण करती है। तो एक तरीके से इनकी कार्यों के आधार पर नहीं होंगे, इनकी जो संरचना है उनके आधार पर इनका बंटवारा होना चाहिए कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के रूप में। लेकिन फिर भी कार्यों के आधार पर अपन सरकार के कार्यों को 3 भागों में बांटते हैं: नियम निर्माण, नियम प्रयुक्त और नियम अधिनिर्णय, यानी उनकी न्यायिक दृष्टि से उनको देखना। व्यवस्थापिका है वो सरकार का एक तरीके से सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये जो कानून बनाने वाली संस्था होती है, जैसे इंग्लैंड और भारत में यदि अपन देखें तो इसे संसद कहा जाता है। जापान में व्यवस्थापिका को डाइट कहा जाता है। अमेरिका में इसको कांग्रेस के नाम से बुलाया जाता है। तो चीन की जो व्यवस्थापिका है उसका नाम राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है। जबकि स्विट्जरलैंड में अपन देखते हैं कि इसे राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो कानून बनाने वाली संस्था है, व्यवस्थापिका है, लेकिन सभी देशों में अलग अलग नामों से उसको संबोधित किया जाता है। देखिए, अपन यदि व्यवस्थापिका के विकास की बात करें तो प्राचीन समय में नियम निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका नहीं करती थी। अपन ये भी कह सकते हैं कि उस समय व्यवस्थापिका या कार्यपालिका में इस प्रकार का कोई भेद नहीं होता था। राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थी और राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में राजा और राजा की जो सभा होती थी उसी के द्वारा कार्य किया जाता था। तो वास्तव में यदि अपन देखें तो व्यवस्थापिका का जो विकास है वो लोकतंत्र के साथ ही हुआ है, कि जिस तरीके से प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का विकास हुआ और प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता हुई, और राजनीतिक दलों ने जब चुनाव लड़ना शुरू किया तो अपने प्रतिनिधि भेजना शुरू किया, तो एक राष्ट्रीय सभा जिसको बोला गया, और उसी के द्वारा फिर व्यवस्थापिका का निर्माण हुआ। अब अपन देखते हैं व्यवस्थापिका के कार्य व शक्तियाँ की व्यवस्थापिका कौन कौन से कार्य करती है। जैसा कि मोटे रूप से अपन देख ही रहे हैं कि व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य क्या है? कानूनों का निर्माण करना। तो इसके अलावा किस प्रकार से वो कार्य करती है? हालांकि व्यवस्थापिका को कई लोगों ने बातूनी दुकानें हैं या फिर जैसे रबड़ की मोहर, इस तरीके के नामों से संबोधित किया है, क्योंकि व्यवस्थापिका के पास वर्तमान में ज़्यादा शक्तियाँ नहीं है। ज़्यादातर जो शक्तियाँ हैं वो कार्यपालिका के पास रहती है, मंत्रिपरिषद के पास
रहती है, फिर भी व्यवस्थापिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है और उसके द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो कार्य है वो विधायी कार्य ही है, कानून बनाना, और इसीलिए इसे नियम बनाने वाला या कानून बनाने वाला विभाग भी कहा जाता है। कानून से संबंधित जो कार्य है, देखिए सभी लोकतांत्रिक जो देश है वहाँ पर कानून बनाने का कार्य व्यवस्थापिकाएं करती है और विधेयकों के माध्यम से विधेयक रखकर व्यवस्थापिका में उसके ऊपर बहस होती है, चर्चा होती है। व्यवस्थापिका यदि एक सदनीय है तो एक सदन में विचार होता है, द्विसदनीय है तो एक सदन से पारित होकर वह विधेयक दूसरे सदन में जाता है। लेकिन अभी वर्तमान में अपन ये देख रहे हैं कि विधेयक प्रस्तुतिकरण की जो व्यवस्था है वो ज़्यादातर जो सरकारी विधेयक है यानी जो मंत्रियों द्वारा रखे जाते हैं वही विधेयक ज़्यादा सरकार का प्रतिनिधित्व वह विधेयक करते हैं। सरकार की नीति, जिस दल की सरकार है उसकी नीति का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वही विधेयक पारित होने या उसी के अनुसार कानून बनने की जो संभावना है वो ज़्यादा रहती है। अपन यदि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो विधेयकों का निर्माण है वो ज़्यादातर जैसे कार्यपालिका की ओर से आने वाले या प्रस्तुत किए जाने वाले जो विधेयक हैं वही कानून के रूप में आगे बढ़ते हैं या कानून का रूप वो लेते हैं। क्योंकि अधिकांश विधायिकाओं में क्या होता है कि विधेयकों पर बहस एक तरीके से विपक्षी दलों द्वारा कई बार अनावश्यक देरी भी कर दी जाती है, बाधा डाल दी जाती है, तो फिर उसको जैसे कई प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जाती है समाप्त करने के लिए, जैसे गिलोटिन है, स्थगन है। लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका में के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक तरीके से संपूर्ण राष्ट्र का, संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करती है और वहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों बैठकर उसके ऊपर चर्चा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, बहस करते हैं। फिर दूसरा अपन देखते हैं वित्तीय कार्य। तो वित्तीय कार्य देखिए व्यवस्थापिका है वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का नियंत्रण और नियमन करती है। कार्यपालिका द्वारा जो भी बजट प्रस्तुत किया जाता है उसके ऊपर चर्चा करना, उसको पारित करना, नए कर लगाए जाते हैं या पुराने करों को घटाना बढ़ाना, जो भी कार्य है वित्त से संबंधित वो व्यवस्थापिका के अधीन ही रहता है। बिना व्यवस्थापिका की अनुमति के सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता। हालांकि अपन विकासशील देशों की बात करें जहाँ कार्यपालिका अध्यादेशों से भी वित्तीय मांगे पूरी करवाती है, लेकिन फिर भी जैसे भारत का उदाहरण लें तो विनियोग विधेयक बजट जब तक पारित नहीं होता है तो उस विधेयक के माध्यम से जब तक संसद नहीं विधेयक को पारित करती है सरकार किसी भी प्रकार का कोई खर्च या पैसा नहीं निकाल सकती। तीसरा जो कार्य अपन देखते हैं वो कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो संसदीय शासन वाले देशों में तो कार्यपालिका पूरी तरीके से विधायिका पर निर्भर रहती है, क्योंकि कार्यपालिका का निर्माण ही विधायिका व्यवस्थापिका में से होता है। तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है और व्यवस्थापिका कभी भी अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को हटा सकती है। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं रहती, क्योंकि कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से नहीं होता, लेकिन फिर भी अन्य कई तरीकों से जो है वो उसके ऊपर नियंत्रण रखती है। जैसे अमेरिका का अपन उदाहरण लें, वहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, तो सीनेट जो है वहाँ की संसद का जो दूसरा सदन है काफ़ी शक्तिशाली है। वो राष्ट्रपति पर नियुक्तियों के मामले में या राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है, तो इस प्रकार वो कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखता है। संसदात्मक शासन प्रणाली में तो कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। साथ ही जैसे निंदा प्रस्ताव, प्रश्नकाल, काम रोको प्रस्ताव, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे सरकार पर व्यवस्थापिका है वो अपना नियंत्रण रखती है। फिर है न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य हालांकि विधायिकाओं द्वारा या व्यवस्थापिका द्वारा ज़्यादातर नहीं किए जाते हैं। ब्रिटेन में जहाँ पर संसदीय लोकतंत्र है, साथ ही वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र भी है, तो वहाँ की जो लॉर्ड सभा है वो अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा न्यायिक कार्यों में अपन ये देख सकते हैं कि महाभियोग लगाने का कार्य, जैसे भारत में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है तो वो संसद द्वारा ही लगाया जाता है। अमेरिका में भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो कार्य है वो कांग्रेस का जो सदन है सीनेट, वो एक तरीके से महाभियोग की सुनवाई न्यायालय की तरह ही करता है। इसके अलावा देखिए निर्वाचन संबंधी कार्य करती है। अनेक देशों में जो व्यवस्थापिकाएं होती है वो निर्वाचन संबंधी कार्य करती है। जैसे भारत की जो संसद है वो राष्ट्रपति को चुनती है। अमेरिका का जो प्रतिनिधि सदन है वो उस समय राष्ट्रपति को चुन सकता है जब राष्ट्रपति निर्वाचन में किसी भी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड की जो सभा, राष्ट्रीय सभा है, वो तो कार्यपालिका के जो वहाँ की बहुल कार्यपालिका है उन 7 सदस्यों का चुनाव भी वो करती है।
उसके बाद अपन देखते हैं संविधान संशोधन संबंधी कार्य। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में तो व्यवस्थापिका द्वारा ये कार्य सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, संविधान में संशोधन करने का कार्य, क्योंकि व्यवस्थापिकाएं या जो विधायिकाएं हैं वो एक तरीके से जन इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, जनता की संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करती है। तो यदि संविधान जब व्यवस्थापिका को लगता है कि समय के अनुसार उसमें परिवर्तन करना आवश्यक है, तो अंतिम रूप से अधिकार किसके पास होता है? व्यवस्थापिका के पास ही होता है। इंग्लैंड की संसद तो देखिए जब चाहे संविधान में संशोधन कर सकती है, क्योंकि वहाँ पर साधारण कानून और संवैधानिक कानून में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। संविधान संशोधन का कार्य देखिए अपन देखें तो विधि निर्माण से संबंधित भारत की संसद का उदाहरण अपन लें तो साधारण विधेयकों के संबंध में हालांकि लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है, वित्तीय विधेयक के संबंध में लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है, लेकिन संविधान संशोधन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्तियाँ दी गई है। तो ये व्यवस्थापिका द्वारा किया जाने वाला महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा वर्तमान में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार जो व्यवस्थापिकाएँ हैं अन्य कई प्रकार के कार्य भी करने लगी है, जैसे एक तरीके से वो सुरक्षा यंत्र के रूप में भी कार्य करती है। और वर्तमान में व्यवस्थापिकाओं द्वारा सबसे महत्वपूर्ण किया जाने वाला जो कार्य है वो है हित स्वरूपीकरण और हित समूहीकरण का कार्य। यानी राजनीतिक व्यवस्था के रूप में यदि अपन देखें तो व्यवस्थापिका में अनेक हितों के लोग होते हैं और वो एक तरीके से जब भी विधायिका में अपने अपने हितों को लेकर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, बहस करते हैं, तो एक तरीके से एक हित समूहीकरण या हित जो स्वरूपीकरण है वो बाहर निकल कर आता है कि कौन सा हित ज़्यादा समाज के लिए उपयुक्त है या समाज के लिए कौन सा कार्य ज़्यादा सही है। फिर राजनीतिक समाजीकरण और शिक्षण का कार्य भी व्यवस्थापिकाएं करती है। जब इसमें बहस होती है, चर्चा होती है किसी विधेयक पर, तो लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है, लोग स्वयं अपने देश की जो शासन व्यवस्था है उसको जानने का मौका लोगों को मिलता है, क्योंकि राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लोगों के जो भी मूल्य, विश्वास या आस्थाएं होती है वो आने वाली पीढ़ियों को प्रदान किए जाते हैं और एक तरीके से ये राजनीतिक प्रशिक्षण का कार्य करती है व्यवस्थापिकाएं। जैसे विधायिका में, व्यवस्थापिका में जो भी वाद विवाद होता है, विचार विमर्श होता है, वो समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचते हैं। तो इससे जनता स्वयं भी आपस में बहस करती है, वाद विवाद करती है और वो राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा जागरूक और अधिक समझ वाली बनने लगती है। इस प्रकार व्यवस्थापिकाएं महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। आगे अपन व्यवस्थापिका का संगठन और वर्तमान में उसके पतन के कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।